हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का माय ड्रीम्स क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी फिजिक्स एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन का ये तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने दो और क्लासेस यूनिट एंड मेजरमेंट पर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोग को प्रीवियस क्लासेस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2022, 2021, 2018, 19 ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो पिछले साल में पूछे गए हैं उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्णांक का मात्रक क्या है। अपूर्णांक का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है कोई मात्रक नहीं और ऑप्शन डी है क्या, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, कोई मात्रक नहीं, है ना। इसका राइट आंसर कोई मात्रक नहीं क्यों आएगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं जो अपूर्णांक है, अपूर्णांक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए जो अपूर्णांक का वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। जैसे म्यू ए, जैसे मैं एयर के लिए बात करता हूँ, इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना। दूसरा हम लोग एक कोई और वैल्यू ले लेते हैं, म्यू ऑफ किसका, वाटर का, है ना, डब्लू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है। और कोई क्वांटिटी का जैसे म्यू किसका, ग्लास का, म्यू जी, इसका वैल्यू कितना होता है जी, 1.5 होता है। तो आप देख सकते हो कि जो अपूर्णांक का वैल्यू होता है वो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। जैसे एक यहाँ पे हुआ, 1.33 यहाँ पे हुआ, 1.5 यहाँ पे हुआ। तो हम जानते हैं कि नियतांक का, कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी मात्रक नहीं होता। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आएगा अपूर्णांक का मात्रक क्या है, तो कोई मात्रक नहीं, है ना। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, एम्पियर प्रति सेकेंड, है ना, नहीं, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है वोल्टेज, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एम्पियर किसका मात्रक होता है, वो आपके पास में करेंट या धारा का मात्रक होता है। और सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। तो आप ऑप्शन में से देखकर ये पता लगाइए कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें धारा और समय को मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए मैं ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ, आवेश। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि धारा का परिभाषा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, ऐसा हमने छोटे क्लासेस में पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप धारा आई बराबर क्यू, है ना, आवेश बटे समय हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्यू को आप देखो, ठीक है, तो क्यू को यदि हम लोग यहीं से फाइंड आउट करें तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई, और यहाँ पे इनटू हो जाएगा और क्या आ जाएगा, टाइम टी आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आई है उसका मात्रक क्या है, एम्पियर, है ना, और जो टाइम है उसका मात्रक क्या है, सेकेंड। तो यहाँ पे जो राइट साइड का मात्रक दिया है क्वेश्चन पे, एम्पियर सेकेंड, तो आपके पास में ये किसका मात्रक बनेगा, या आपके पास आवेश का मात्रक बनेगा। ठीक है, तो एम्पियर प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है जी, आवेश का मात्रक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम भी बोलते हैं, है ना। तो अभी के लिए ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। निम्न में से कौन सी मात्रा, है ना, मात्रक है और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है ना। देखो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सुमेलित नहीं है ना। तो गलत कौन सा है वो आपको पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ज, है ना, तो ये तो सही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका टेस्ला दिया है।
देखिए यही गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, टेस्ला नहीं होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है ना, वेबर। ठीक है, तो इसका जो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर होगा वो आपके पास में सही उत्तर बी होगा, है ना। तो उसके बाद में फिर आगे आपको आप यदि पढ़ोगे तो पढ़ भी सकते हो। देखो प्रेशर का आपके पास में होता है पास्कल, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का आपके पास में होता है, हाँ यहाँ पे सीमेंस होता है ना। ठीक है, तो उस तरीक़ा से तो यह भी के लिए आपके पास में जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो चलिए ये राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, अगला सवाल की ओर। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है दबाव की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो दबाव की एसआई इकाई के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए ये आपके पास में दबाव है, तो प्रेशर को ही हम लोग जनरली दबाव बोलते हैं। ठीक है, जो दाब होता है उसी को हम लोग दबाव भी जनरली यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी क्या दिया है, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे जो एस आई यूनिट दिया है ना, तो एस आई यूनिट में सेंटीमीटर नहीं आता है ना, क्योंकि एस आई यूनिट में जो लंबाई का मात्रक होता है वो जर्नली या फिक्स रूप से आप बोल सकते हो कि वो मीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो आपका हो ही नहीं सकता, और ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर दिए है। अब देखो आप लोग जानते होंगे बल और दाब ये दोनों में रिलेशन होता है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बल F है ना, फोर्स F इक्वल टू कितना होता है जी, P इंटू ए, है ना। ये आपके पास में P क्या है, प्रेशर है, और ए जो प्रेशर मतलब दाब है, और ये आपके पास में क्षेत्रफल है, एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दबाव निकालना चाहते हैं ना, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, P इक्वल टू एफ बाय का ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यदि आपको दबाव का मात्रक निकालना है तो आप क्या करोगे, बल का मात्रक निकालोगे और एरिया का मात्रक निकालोगे, है ना। तो देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन तो सभी में दिया है, बी में भी न्यूटन दिया है और इसमें भी न्यूटन दिया है। अब एरिया का मात्रक क्या होता है, एरिया लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम लोग मीटर से मापते हैं और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर से मापते हैं। तो इसका यूनिट क्या क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आपके पास में आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। ये आपके पास में आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका आपके पास में आ जाएगा न्यूटन, ठीक है, और एरिया का आपके पास में आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इसका मात्रक आप लिख सकते हो, ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, या सी, न्यूटन प्रति वर्ग, स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं, मीटर। तो आपके पास में इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपके पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो कई बार रेलवे में पूछा गया है, 2018, 2019, 2016, और मैंने मेंशन नहीं किया उसमें, और मतलब बहुत बहुत टाइम इसको रिपीट करके क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, एक क्वेश्चन पिछले स्लाइड पे आया था, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, उसको लिखा था मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, कि एसआई इकाई क्या है, तो मैंने वेबर बताया था आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, वेबर। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, जी का मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। मतलब जी का इकाई किसके इकाई के बराबर है, किसके इकाई के समान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जी क्या है ना, तो यहाँ पे जो जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यहाँ पे जो जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ, इसका जो मात्रक होगा वो त्वरण के मात्रक के ही बराबर होता है ना। ये ऑप्शन डी जो आएगा ना उसका राइट आंसर आएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी, क्यों, देखो आप लोग देखे होंगे गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, देखो एफ मैं कंसीडर करूँ फोर्स के लिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या जी, इसको हम लोग लिखते हैं एम इंटू जी, है ना। ठीक है,
और आप साधारण रूप से जब बल का फार्मूला देते हो तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, देखो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी बल है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल फार्मूला है ना, वो भी बल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एम दिया है और आपके पास में यहाँ पर भी एम दिया है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दोनों का यूनिट सेम होता है, क्योंकि यदि आप इसको पक्षांतर करोगे तो न्यूटन प्रति द्रव्यमान का किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्वरण जो है उसका राइट आंसर है ना। और त्वरण इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, त्वरण का यूनिट आपके पास में होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, माइनस का रहता है न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो जी का एक्सीलरेशन, जी का जो वैल्यू होता है वो त्वरण के साथ में है, क्योंकि ये भी त्वरण है। ठीक है, उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स टू की एसआई इकाई है। ठीक है, देखिए ये आरआरबी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो पूरा रेलवे का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और जितना मैंने एमसीक्यू बताया है ना ये 3 सेशन में, इस यूनिट से इसी एमसीक्यू क्वेश्चन को बार बार चेंज करके या रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना सफिशियंट है, इसको तो आप कंठस्थ ही कर लेना। ठीक है, मतलब लगभग मैंने इस पर 30 क्वेश्चन के आसपास बताया है, और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए, तो इस पर दिया है न्यूटन, ठीक है, मीटर दिया है मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम इनवर्स टू दिया है। अब ऑप्शन ए दिया है दबाव, ऑप्शन बी दिया है संवेग, ऑप्शन सी दिया है गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, है ना, गुरुत्वाकर्षण के 2 ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला लगाकर देखते हैं। यदि वैल्यू आ जाता है तो देखिए, तो आपके पास में हम लोग जानते हैं एफ फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, एफ जी इक्वल टू कितना होता है, ये फार्मूला हम लोग छोटे क्लास में या 11वीं में पढ़े रहते हैं। जी कितना होता है, m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक कौन सा है, या आपके पास में क्या है, ये जी। ठीक है, तो इसी को हम लोग को इस साइड में रखना है और बाकी डेटा को पक्षांतर कर देना है। तो हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन कितना आएगा बताओ, तो आपके पास में आ जाएगा फोर्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एफ। ठीक है, और यहाँ पे आर उधर जाएगा तो आपके पास में एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में आपके पास में कितना आएगा जी, बटा में आपके पास में आ जाएगा m1 अपॉन m2, है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, m1, ठीक है, चलो मैं इधर इधर लिख लेता हूँ। यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगा जी का, ठीक है, वो कितना आएगा, जी इक्वल टू, देखो फोर्स इस साइड में था, उसका इनटू किसके साथ में होगा, दूरी के साथ में, और बटे में कितना आ जाएगा, मास, है ना, m1 और m2। ये आपके पास में कितना आ जाएगा, m1 m2। अब देखो इसका यूनिट आप निकाल लीजिए। देखो फोर्स का यूनिट आपके पास में न्यूटन होगा। ठीक है, दूरी का यूनिट आपके पास में 2 आर स्क्वायर दिया है, तो आपके पास दूरी का मीटर होता है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और मास का आपके पास में किलोग्राम आएगा, तो आपके पास में केजी का स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी नीचे में दिया है तो जाएगा तो पावर में -2, तो केजी का -2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो यूनिट दिया है क्वेश्चन पे, वो यूनिट किसका है जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको उसी फार्मूला को यूज करना है ना। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। पिछले सेशन में मैंने इसका आंसर बताया था। ये ऑप्शन ए जो होगा ना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है,
सापेक्ष राशि नहीं है। तो समय देखो इसमें से कौन सा सापेक्ष है और कौन सा नहीं है, त्वरण, और आपके पास में क्या है, वेग, और आपके पास लास्ट विकल्प क्या है, दूरी, है ना। ठीक है जी, तो कौन सा सापेक्ष है ना। तो देखो सापेक्ष का मतलब होता है किसी के संदर्भ में या किसी के रिस्पेक्ट में दूसरे चीज़ को देखना, ठीक है, तुलनात्मक रूप से, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे दूरी है ना, लास्ट ऑप्शन जो दिया है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमको क्वेश्चन पे दिया है दूरी, है ना। तो दूरी कैसे बताते हैं, तो बिलासपुर से रायपुर की दूरी, है ना। तो बिलासपुर से तुलना करते हैं तभी हम रायपुर का दूरी बता पाते हैं। तो जब हमको दूरी बताना है तो हमें किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेना पड़ता है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना। ऐसे वेग बताना है तो हम किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेते हैं। जैसे कोई कोई स्थान है वो, या कोई गाड़ी है वो रुका हुआ है, ठीक है, कोई दूसरी गाड़ी है वो चल रही है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली गाड़ी रुकी है उसके सापेक्ष में दूसरी गाड़ी का जो वेग है वो आपके पास में कितना है, 100 मीटर प्रति सेकेंड है ना, इतना स्पीड से चल रहा है। तो इस ये सापेक्षित है ना। इसको बताने के लिए, दूरी को बताने के लिए हम लोग को किसी दूसरे यूनिट का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपके पास में टाइम आएगा, ठीक है, समय। देखो समय किसी के सापेक्ष में नहीं चलता, है ना। जो टाइम है वो आपके पास में क्या है, एक हम बोल सकते हैं कि किसी दूसरे के संदर्भ में समय को नहीं नापा गया है। तो ये आपके पास में ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, बाकी चीज़ें सापेक्षिक हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। ठीक है, मंदता मतलब स्लो डाउन आप बोल सकते हो। यदि कोई वस्तु की गति है पहले ज़्यादा है और बाद में धीमी होती जा रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग मंदता बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु का वेग, गति जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ज़्यादा चल रहा था फिर कम चलने लगा और फिर और कम चलने लगा, तो उसके क्या किस में परिवर्तन हो गया, समय के साथ में वेग में परिवर्तन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग घट रहा है उसका, ठीक है, तो त्वरण आएगा। ठीक है, त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, ठीक है, जो त्वरण का मात्रक होगा वही मंदता का भी मात्रक होगा। तो यहाँ से देख लो त्वरण का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और ये यहाँ पे समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो यदि इसको सॉल्व करोगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कौन सा ऑप्शन है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह आपके पास में क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, और ये तो बेसिक सवाल है, इसको आपको मतलब त्वरण का, वेग का, विस्थापन का याद ही रहता है। ठीक है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। एक पास्कल खाली स्थान के बराबर है, ठीक है, तो बताइए एक पास्कल किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि पास्कल किसका यूनिट है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो पास्कल किसका यूनिट होता है जी, दाब का यूनिट होता है ना। पास्कल किसका यूनिट होता है, दाब का। अब आप विकल्प पे चलिए और देखिए दाब के साथ में कौन सा रिलेट होकर चलता है। देखो यहाँ पे न्यूटन दिया है, ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब और न्यूटन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, 100 एटमॉस्फेयर, या आपके पास दिया है 1 डाइन, ठीक है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो ये सही पद्धति में इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप फार्मूला लिख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि बल फोर्स बराबर होता है कितना, दाब गुणित एरिया। ठीक है, इस तरीक़े से। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास में दाब का मात्रक पास्कल दिया है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पास्कल पी बराबर आ जाएगा एफ बाय ए। तो एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का, न्यूटन, और ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। लेकिन ये किस में है, डिवाइड में है, तो न्यूटन प्रति आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को देखिए, न्यूटन, न्यूटन प्रति में, प्रति के लिए माइनस साइन लगाते हैं, मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन ए आपके पास में कितना हो जाएगा, राइट आ जाएगा। ऊपर ले जाएंगे यूनिट को तो माइनस हो जाता है ना। ये आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन एफ का, ठीक है, और बाय का आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे माइनस साइन, है ना।
तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है ना। तरंग वेग, ठीक है जी। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है सेकेंड, ऑप्शन डी है हर्ट्ज, है ना। तो देखिए ऑप्शन ऑप्शन को भी आप देख के चल सकते हो। ठीक है, देखो तरंग, तरंग मतलब वेव होता है। ठीक है, वेग मतलब उसकी वेलोसिटी होता है ना। वेग मतलब होता है वेलोसिटी। तो यदि कोई मोशन कर रहा है, ठीक है, वेग के बारे में बोला है, तो वो तरंग का भी वेग हो या भी कोई कण का वेग हो, किसी भी वस्तु का वेग हो, ठीक है, उसका सेम ही आंसर आएगा एसआई यूनिट में, है ना। तो वेग का मात्रक क्या होता है ये यदि आपको पता है तो वही आपके पास तरंग वेग का भी होगा। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है जी। अब दूरी का मात्रक बताओ, दूरी को किससे मेजरमेंट करते हैं, मीटर से, समय को किससे मेजरमेंट करते हैं, सेकंड से। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये आपके पास होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन बी आपके पास में राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप कर लीजिए ठीक, है ना, इस तरीक़े से। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है। ध्वनि की प्रबलता में खाली स्थान में मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि कितना प्रबल है, उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उसको किससे मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि, ऑप्शन ए है इको, है ना, मतलब कुछ देर बाद उसका फिर से आवाज़ सुनाई देना। ठीक है, प्रतिध्वनि बोलते हैं इको। तो ये तो कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, आवृत्ति, देखो आवृत्ति तो एक प्रॉपर्टी है ना, ये कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, देखो दो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दिए क्योंकि ये तो लीगल ऑप्शन है ही नहीं, है ना। बहुत सरल बनाने के लिए क्वेश्चन में दे दिया है। डेसिबल, इस विकल्प को देखिए, डेसिबल एक यूनिट है। ठीक है, हर्ट्ज, हर्ट्ज भी एक यूनिट है। किसका यूनिट है, यही आवृत्ति का यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आवृत्ति ऑप्शन दिया है वो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास में इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, डेसिबल। ठीक है, क्योंकि हर्ट्ज का, हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो राइट यूनिट है वो डेसिबल है। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता, इसका जो यूनिट होता है वो डेसिबल ही होता है ना। इसको याद कर लीजिए। चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है ना। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए तरंग दैर्घ्य क्या है ना। अब उसको जानोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है जी। तो देखो ऑप्शन ए दिया हर्ट्ज। तो हर्ट्ज तो आवृत्ति का मात्रक होता है, किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का। और मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। अब आपको पता रखना है कि जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है ना, कि वो द्रव्यमान होता है कि समय होता है कि दूरी होता है, क्या होता है। यदि आपको वो पता पड़ गया तो आप उसका एसआई मात्रक निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए तरंग दैर्घ्य होता है वो एक्चुअली में दूरी है ना। कैसे, यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको। तरंग दैर्घ्य का परिभाषा ये है, तो तरंग द्वारा एक साइकिल में, ठीक है, एक चक्र में चली गई कुल दूरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं तरंग को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा, जैसे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो वेव है ना, जैसे नदी में जो वेव चलता है तरंग, ठीक है, नदी की लहरें, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीक़ा से उसने अपना एक साइकिल पूरा किया यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो दूरी है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, लेमडा बोलते हैं। ठीक है, और ये मान लो आपके पास में आएगा, दूरी में आएगा, डिस्टेंस में 5 मीटर 10 मीटर, है ना। तो हम लोग किससे मेजरमेंट करेंगे, यदि एसआई पद्धति में दूरी है तो दूरी का मात्रक हमेशा मीटर होगा। ठीक है, यह आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो आप तरंग दैर्घ्य क्या है उसको जान लो, है ना, एक चक्र में तरंग द्वारा चली गई दूरी, है ना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इस प्रश्न का वही उत्तर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा, ठीक है, कोई भी पदार्थ का मात्रा है उसको हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं, ऐसा यूनिट की बात हो रहा है ना। ऑप्शन ए है लक्स, ठीक है, ऑप्शन बी है मोल, ऑप्शन सी है टेस्ला, ऑप्शन डी है जूल।
तो जूल तो ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। लक्स और ये आपके पास में क्या है, टेस्ला। टेस्ला तो आपके पास ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इससे संबंधित है ना, मैग्नेटिक से संबंधित है। ये आपके पास में मोल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी है ना, सॉरी ऑप्शन बी ये क्या होगा, वो सही उत्तर होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जा सकती है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम लोग ने अभी और देखा था। ध्वनि की प्रबलता का मात्रा क्या होता है, डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की शुद्धता को भी हम लोग डेसिबल से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। प्रबलता को डेसिबल से मेजरमेंट करते हैं, तीव्रता को डेसिबल से मेजरमेंट करते हैं, लेकिन ध्वनि की आवृत्ति ऐसे पूछा जाए तो उसका आंसर हर्ट्ज होता है ना। सी अभी राइट आंसर होगा, तो आपके पास में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए तो फिर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक हार्स पावर किसके बराबर होती है, ठीक है। एक HP, हार्स पावर मतलब क्या होता है, HP, ठीक है। एक HP किसके बराबर होती है, एक हार्स पावर, ठीक है, एक HP किसके बराबर होती है, 764 वाट, 768 वाट, 746 वाट और 786 वाट। देखो ऐसा चीज़ ये जो रहता है ना, वो कहीं पर कभी भी आप लिखा हुआ देख सकते हो, है ना। ये इसका जो राइट आंसर आएगा ना, वो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 746 वाट। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक HP किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है ना, 746 वाट, ठीक है जी। ये आपके पास में ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो आप लोग को सेशन कैसे लगा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो RRB ग्रुप डी में, रेलवे NTPC में जो क्वेश्चन आता है। तो बनी रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीक़े से वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।